नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य का काल है यानी समय 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। इसको हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो है यह 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका समय था। और जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। और उनका राजकीय चिन्ह जो था वह उसका नाम मोर था। और राजकीय सिक्का पड़ था। और उनका जो धर्म था उसका धर्म का नाम जैन धर्म है और भाषा प्राकृत। तो मौर्य वंश को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुए, अशोक के अभिलेख हुए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हुआ, मेगास्थनीज की इंडिका और अन्य यूनानियों का विवरण से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और ढूंढराज की मुद्रा राक्षस पर टीका से भी कुछ जानकारी हमें मिलती है। और क्षेमेंद्र का जो है वह बृहद कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त व चाणक्य यानी कौटिल्य का एक नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर लिखी गई एक पहली प्रामाणिक पुस्तक थी। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण यानी भाग हैं और इसमें 180 उपकरण हैं यानी उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र को प्रकाशित करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन अंधकारपूर्ण था। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पिता मौरी नगर के छत्री थे। जब वह गर्भ में था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, अतः उसकी माता को सुरक्षा के लिए उसके मामा के घर भेज दिया गया था। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो जन्म होने के बाद एक दिन जब खरानंद द्वारा उपेक्षित होकर चाणक्य विंध्याचल के जंगलों में जा रहा था, तभी संयोगवश विंध्याचल के पर्वत पर राजकीलम खेल खेलते हुए इसकी मुलाकात एक बालक चंद्रगुप्त से हुई। तो इसमें राजकीलम जो है यह पूछता है कि चंद्रगुप्त कौन सा खेल खेल रहा था। तो इसका नाम है राजकीलम। और उसकी मुलाकात चाणक्य से होती है। वह उसे 1000 कारसारपण में खरीद लिया तथा उसे तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं में शिक्षा को प्रदान किया। और नाम तो जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया है, जबकि निर्याकस ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स की संज्ञा दी। एप्पियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त को एंड्रोकोर्स कहा है। इन तीनों नाम की पहचान सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। और उनकी जात क्या थी? तो ब्राह्मण ग्रंथ, मुद्रा राक्षस तथा विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने उसे ब्रिसल यानी शूद्र कहा, जबकि उसे घनानंद का दासी मुरा का पुत्र बताया गया है। जैन ग्रंथ व बौद्ध ग्रंथ में उसे मौर्य क्षत्रिय मानते हैं। इस मत की पुष्टि अशोक के लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर अंकित मयूर अंकित से भी हो जाती है। स्कूनर ने चंद्रगुप्त को पारसी स्वीकार किया है। तो कार्य कौन कौन से हैं उनके? तो पहला है नंदों का उन्मूलन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के द्वारा दिए गए सप्तांग सिद्धांत यानी सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र को आधार बनाया और एक सेना तैयार की तथा उस सेना को लेकर मगध पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। पुनः दूसरी बार पंजाब, सिंध व अन्य पश्चिमोत्तर राज्य को जीतने के बाद एक बड़ी सेना लेकर मगध पर आक्रमण किया तथा घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। अगला पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। तो 305 ईस्वी ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का शासक बना। उसने अपने सम्राटों द्वारा जीते गए प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। अधिकार में करने के लिए भारत पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और अंततः 303 ईस्वी में उसका चंद्रगुप्त के साथ संधि हो गई, जिसकी कुछ शर्तें निम्नलिखित है। जो पहली शर्त है वह सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कांधार यानी अराकोसिया, काबुल यानी पेरिपोसदाई, मकरान जिसे जेड्रोसिया कहते हैं और हेरात यानी एरिया का प्रांत दिया। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। मेगस्थनीय नामक एक दार्शनिक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। इसके पश्चात सौराठ प्रांत को जीत लिया तथा पुष्यगुप्त वैश्य को वहाँ का प्रांतपति बनाया। बाद में पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन भिक्षु हो गया तथा जैन विद्वान भद्रवाह के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चला गया, जहाँ संलेखना पद्धति यानी उपवास के द्वारा उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। अगले जो शासक ये हैं उनका नाम है बिंदुसार। तो उनका समय है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोकेडीज कहा है, जिसका संस्कृत अनुवाद अमित्रघात होता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम सिंहसेन व उनकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया है। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 6 नगरों तथा उसके राजाओं को पराजित करके
पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के बीच स्थित संपूर्ण भूभाग पर अधिकार कर लिया था, किंतु यह पूर्णतः सही प्रतीत नहीं होता। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार के समय सीरिया व मिस्र के शासक मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। तो सीरिया, यहाँ के शासक जो थे उनका नाम था एंटियोकस। सीरिया के जो शासक थे उनका नाम था एंटियोकस। भाग्यधन बिंदुसार के समय सीरिया और मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। सीरिया, यहाँ के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस प्रथम से 3 बस्तियां सूखी अंजीर, मेवा, मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की। एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक छोड़कर बाकी चीज़ें उसे वापस भिजवा दी। अगला जो शहर है इसका नाम है मिस्र। मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के पास भेजा। बिंदुसार आजीव संप्रदाय का अनुयायी था। अगले जो शासक हुए हैं उनका नाम है अशोक। तो उनका समय है 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा, किंतु वह राज्याभिषेक के एक वर्ष पश्चात 269 बीसी में हुआ। संगली अंतर्प्रतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, किंतु यह सही नहीं है, क्योंकि उसके 5वें शिलालेख में उसे जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। अशोक के नाम, तो अशोक के नाम जैसे अशोक को इसके अभिलेखों में देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है तथा राजा की उपाधि दी गई है। भाब्रू एवं बैराट अभिलेख में। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में भी उसका मूल नाम अशोक मिलता है, जबकि मास्की अभिलेख में उसे बुद्धशाक कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक को चंडाशोक कहा गया है। माता, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसकी माता का नाम धम्मा मिलता है, जबकि दिव्यावदान में उसकी माता का नाम पासादिका मिला है। जबकि स्मिथ के अनुसार अशोका तथा अशोकावदान में उसकी माता का नाम सुभद्रांगी मिला है। उनके पुत्र जो हैं प्रयाग स्तंभ लेख में उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ हीनयान और महायान में महेंद्र और कुणाल का उल्लेख मिलता है, जबकि कल्हड़ की तरंगड़ी से जालौक के पुत्र होने की जानकारी मिलती है। पत्नी, तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हमें अशोक की पत्नी तिस्रक्षिता और महाबोधि वंश में अशोक की पत्नी महादेवी पद्मावती व असंधिमित्रा का उल्लेख मिलता है।
और उनकी पुत्री। बौद्ध ग्रंथ में अशोक की 2 पुत्रियां संघमित्रा तथा चारुमती थीं। राज्याभिषेक के पश्चात अशोक ने सर्वप्रथम नेपाल के खट्टा प्रदेश को जीता, इसलिए उसे तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 9वें वर्ष कलिंग को जीत लिया। इस समय यहाँ का राजा नंदराज था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसमें कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भैरी-घोष तथा धम्म-घोष यानी युद्ध की घोषणा के स्थान पर धम्म-घोष को अपनाया। अशोक के कश्मीर में श्रीनगर व नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। तो अशोक के धर्म देख लेते हैं। संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात हुआ है कि उसने निरंतर भावना की नैतिकता तथा नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। उसके जिस कार्यों के द्वारा यह नैतिक उन्नति हो सकी उसके अभिलेखों में उसे धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से बना है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्यों एवं अशोक के अभिलेखों में अलग अलग मिलती है। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित अशोक का धम्म। तो बौद्ध साहित्य में दीपवंश एवं महावंश से पता चलता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का था और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराता था। महावंश से पता चलता है कि अशोक एक बार अपने भाई सुसीम के साथ निग्रोध के प्रदर्शनों को सुनकर वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, किंतु बाद में अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध विद्वान मोगलपुत्र तिस्य ने अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मोगलपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ तथा इसी के बाद अशोक ने आजीवन बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के अभिलेख के आधार पर अशोक का धर्म। तो अशोक स्वयं अपने स्तंभ लेखों में धम्म की अवधारणा स्वयं ही निरंतर उत्तर है कि पाप से दूर रहना, बहुत से लोगों को कल्याण करना, दान, दया, सत्य, 12वें शिलालेख में अशोक धम्म की सारवृद्धि की बात करता है तथा 7वें शिलालेख में अशोक के धम्म के अंतर्गत जिन सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है उन्हें सभी संप्रदाय के लोग श्रद्धेय मानते हैं। धम्म की इस सफलता एवं सर्वांगीणता ने उसके स्वरूप को एक पहेली बना दिया, क्योंकि सर्वांगीणता ने उसके स्वरूप और एक पहेली बना दिया क्योंकि इसमें ना तो महात्मा बुद्ध उसके स्वरूप को एक पहेली बना दिया क्योंकि इसमें ना तो महात्मा बुद्ध के जीवन आर्य सत्य हैं, न ही जीवन मार्ग, न ही जैन धर्म के त्रिरत्न और न ही वैदिक धर्म के आत्मा परमात्मा संबंधी अवधारणाएं हैं। तथा विद्वानों ने आत्मा को परमात्मा
से मिलान आत्मा परमात्मा संबंधी धारणाएं ही हैं। तो धम्म को अलग अलग रूपों में देखा गया है। प्लेट ने इसे राजधर्म कहा है, जबकि फ्रांसीसी विद्वान राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे सभी कर्मों का साझी संपत्ति कहते हैं। रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धर्म उसकी निजी कल्पना थी, जो उसके प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर बनाई गई थी। अगला है D.R. भंडारकर के अनुसार लगातार अशोक का कार्य धर्म सभी स्रोत बौद्ध धर्म ही था। अशोक के समय बौद्ध धर्म के दो प्रमुख थे, एक गृहस्थों के लिए और दूसरे राज्यों के लिए। एक गृहस्थों के लिए और दूसरा भिक्षुओं के लिए आवश्यक बताया गया है, क्योंकि अशोक गृहस्थ था, अतः उसने शासक बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक धम्म में जिन भारतीय गुणों का उल्लेख अशोक करता है, उसे दीर्घ निकाय के सिंगालोवासोदत्त में इसी प्रकार पाल ग्रंथ सुखों का उल्लेख किया है। उसे भी भगवान विमानन बत्थु नामक पाल ग्रंथ में देखा जा सकता है, इसीलिए यह मत सर्वाधिक तर्कसंगत लगता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक देशों में अनेक धर्म प्रचारकों को भेजा। तो जैसे महेंद्र और संघमित्रा जो हैं, इनको तक्षशिला भेजा, मज्झांतिक को कश्मीर और गांधार भेजा, महारक्षित को यूनान प्रदेश जीता, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव महिषामंडल मैसूर रक्षित, अपरांतक मध्यम हिमालयी सोनप्लस उर्वरा सुवर्णभौम। तो अशोक के बाद कुणाल संपत्ति दशरथ व बृहद्रथ मौर्य वंश के शासक बने। तो बृहद्रथ ही मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसने हत्या करके 184 ईसा पूर्व में उसके प्राणनाम क्षेत्र में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसके शुंग वंश की नींव डाली। अशोक के अभिलेख। तो अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं? तो खोज इसको जो अशोक के अभिलेख हैं उनको टी पैंथेलन ने खोजा है और पढ़ा है। जेम्स फ्रिंसेप ने लिपि उनकी जो है ब्राह्मी, खरोष्टी एवं आरमाइक यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। और दिल्ली मेरठ यानी इनका जो खोजा गया था अभिलेख पहले दिल्ली में था, उसको अब मेरठ में रखवा दिया गया है। और जो दिल्ली टोपारा यानी जो उनका दिल्ली है, पहले वह टोपरा में था, फिर बाद में दिल्ली लाया गया। लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के नए अभिलेख जहाँ एक ओर उसके नियंत्रण में हमारी मदद करती है, वहीं दूसरी ओर हमें उसे धर्म प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की यूनानी निर्धारण में हमारी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर हमें उसके धर्म प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की खोजना
है। इन अभिलेखों का महत्व इतना ज़्यादा है कि D.R. भंडारकर महोदय ने केवल इन अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का पूरा इतिहास लिख डाला। तो अशोक के अभिलेख का विभाजन जो हुआ है वह शिलालेख में हुआ है, दशमलव स्तंभ लेख में हुआ है, ताम्रलेख में और गुहा लेख अन्य लेख में हुआ है। तो शिलालेख के अंतर्गत बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख आते हैं, जबकि स्तंभ लेख के अंतर्गत दीर्घ और लघु आते हैं। और ताम्रलेख गुहा लेख है। और अन्य लेख के अंतर्गत शेरकुना लेख जो कि गांधार में पड़ता है, और लिपि जो इनकी थी वो आर्मेयिक और यूनानी लिपि थी। और नंबर 4 है तक्षशिला यानी गांधार लिपि, उसमें आर्मेयिक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो दीर्घ शिलालेख, अशोक के दीर्घ शिलालेख में हमें अशोक के धम्म व प्रशासन संबंधी जानकारी मिलती है। अशोक के दीर्घ शिलालेख में कुल 8 स्थानों में से होते हैं। इनमें प्रत्येक पर 14-14 लेख हैं। केवल शैली और जौगढ़ पर धौली और जौगढ़ पर 11वां, 12वां और 13वां लेख नहीं है, बल्कि इस स्थान पर 2 पृथक पृथक लेख हैं। प्रथम पृथक लेख, तो जो प्रथम पृथक लेख है इसको प्रथम कलिंग प्रज्ञापन भी कहते हैं। इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और नंबर 2 जो है द्वितीय पृथक लेख या द्वितीय कलिंग प्रज्ञापन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अशोक को सभी मनुष्यों की प्रजा कहा गया है, और जो उनके स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिसे स्थान दिया गया है और कहाँ छोड़ना है। तो शाहबाजगढ़ी या पाकिस्तान के पेशावर जिले में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। मानसेरा अभिलेख जो है पाकिस्तान के हजारा जिले में इसकी शुरुआत हुई। मानसेहरा पाकिस्तान के अजाउर में, कलसी उत्तराखंड के देहरादून में, गिरनार गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, धौली उड़ीसा के पुरी में, चौगढ़ उड़ीसा के दक्षिण में, जौगढ़ या उड़ीसा के गंजाम जिले में है। यरगुड़ी या आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। और शिलालेख पर अंकित 14 लेख हैं। जैसे पहला शिलालेख है, इसमें पशुबल का निषेध किया गया। इसमें अशोक कहता है कि जहाँ मेरे पाकशाला में यानी भोजनालय में पहले सैकड़ों जीव मारे जाते थे, वहीं अब केवल 2 जीव यानी 1 मोर और 1 हिरन मारे जाएंगे। 2 मोर 1 हिरन, लेकिन भविष्य में इनको भी नहीं मारा जाएगा। और जो दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सालय या अस्पताल का उल्लेख करता है। इसी में दक्षिण भारत में राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र यानी चेर तथा केरल पुत्र व ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। और जो अगला है तीसरा, इस लेख में अशोक ने बताया कि मन्य राज्याभिषेक के 12वें वर्ष युक्त रज्जुक व प्रादेशिक की नियुक्ति की, जो अन्य वर्षों के साथ साथ 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये धम्म महामात्र जनता के सुख व कल्याण का प्रयास करेंगे। हमारे प्रतिवेदक यानी गुप्तचर हमें हर घर, हर समय, हर स्थान पर सूचना दे, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे शयन कक्ष में हूँ,
चाहे मैं सवारी करता हूँ, सवारी पर रहूँ तब भी हमें आप लोग सूचित करिएगा। और अगला जो है, सभी लोग सभी जगह निवास कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, जिससे वह राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। उसके बाद अगला है, यश और कीर्ति की जगह धम्म का पालन करें। अगला जो है, 11वां है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, जैसे धम्म जैसा कोई धम्म नहीं, दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई संबंध नहीं। और 12वां है, इसमें सभी संप्रदायों के सारवृद्ध की बात कही गई है। 13वां है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, इसी में दक्षिण भारत के राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र तथा केरल पुत्र का उल्लेख है। इसी में अशोक जंगली राज्यों को चेतावनी देते हुए कहता है कि मैं ही चंडाशोक हूँ। इसी में 5 विदेशी राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो अंतियोक, यह सीरिया का एंटियोकस प्रथम था। अंतियोक का जो शासक था, सीरिया का एंटियोकस प्रथम। अंतकिन का या मकदूनिया का एंटियोगोनस था। तुर्मै यह मिस्र के टालमी फिलाडेल्फा द्वितीय था। मक या साइरीन का मैगास था। अलेक्जेंडर या एपियास का राजा अलेक्जेंडर था। तो इसमें अशोक कहता है कि लिपि कार्य की गलती की वजह से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लघु शिलालेख, यानी अशोक के लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो जैसे मास्की से कर्नाटक के रायचूर जिले में यह इनका मास्की लघु शिलालेख मिला है। और ब्रह्मगिर की जो है यह कर्नाटक के मैसूर में चित्तलदुर्ग में किले के पास है। नेट्टूर जो अभिलेख है यह कर्नाटक के मैसूर से मिला है। उदयगोलम जो है यह भी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। सासाराम बिहार के शाहाबाद जिले में। अरोरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मिर्जापुर जिले में। बाबरू एवं बैराट या राजस्थान के रायपुर जिले में स्थित है। इसमें बुद्ध संघ एवं धम्म का उल्लेख किया गया है। एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। इस अभिलेख की लेखन शैली बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं यानी पृष्ठोत्तोलन शैली में लिखी हुई थी। अगला जो है दीर्घ स्तंभ लेख, इसमें अशोक के समय व प्रशासन संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। दीर्घ स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ अभिलेख, यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक इसे मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करवाया। अगला जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख, यह स्तंभ लेख पहले हरियाणा के जिले अम्बाला जिले में टोपरा नदी के टोपरा नामक स्थान पर स्थित था, परंतु बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया। इसी पर सातों स्रोत मिलते हैं। लौरिया अर्राज, यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदन से हमें चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ से नटुए बल का साक्ष्य मिला हुआ है, नटुए बल। और लौरिया नंदनगढ़ से, यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस पर मोर का अंकन प्राप्त हुआ है। अगला है रामपुरवा, यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। प्रयाग कौशाम्बी, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर के समय जहांगीर ने इलाहाबाद के किले से हटवाकर उसे यह है
जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में पुनर्स्थापित करवा दिया था। इसमें जहांगीर के फारसी भाषा में 2 छोटे छोटे लेख व बीरबल का उल्लेख मिलता है। इसी में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त का भी उल्लेख मिलता है। दीर्घ स्तंभ पर लिखे गए 7 लेख। पहला दीर्घ स्तंभ लेख है। इसमें अशोक के सिद्धांतों का जिक्र है, जैसे जन्म के अनुसार धम्म के अनुसार शासन करना, प्रजा को सुख देना, साम्राज्य की रक्षा करना। और अगला है दूसरा, इसमें अशोक धम्म की व्याख्या करता है। वह स्वयं से प्रश्न पूछता है, धम्म उत्तम है किंतु धम्म है क्या? फिर उत्तर देती है, दया, दान, सच्चाई, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही धम्म है। तीसरे लेख में कहता है कि मनुष्य के आत्म परीक्षण का उल्लेख है। इसमें मनुष्य को अपने मन, कर्म, वचन एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। अगला जो शिलालेख है स्तंभ लेख, इसमें अशोक लाखों लोगों के ऊपर रज्जुकों की नियुक्ति की बात करता है और मृत्युदंड की सजा पाए लोगों को 3 दिन की छूट देने की आज्ञा देता है। अगला जो स्तंभ लेख है, इस लेख में अशोक विभिन्न प्रकार के प्राणियों जैसे तोता, मैना, कबूतर, खरगोश और बारहसिंगा के वध पर भी प्रतिबंध लगा देता है। अगला जो है स्तंभ लेख, इसमें कहता है, मैं सभी संप्रदाय का आदर करता हूँ और उसे भेंट करना चाहता हूँ। अगला पॉइंट है, इस अभिलेख में अशोक के कल्याणकारी कार्य जैसे आम का बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना आदि का उल्लेख मिलता है। यह लेख केवल टोपरा में स्थित है। लघु स्तंभ लेख जो इनके हैं अशोक के, तो पहला जो है यह सांची यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। इसमें धम्म महामात्र संघ भेद रोकने की बात कही गई है। जो दूसरा है यह सारनाथ यानी वाराणसी से मिला है। इसमें महामात्रों से संघ भेद रोकने की बात कही गई है। अगला जो तीसरा है कौशाम्बी स्तंभ लेख, यह इलाहाबाद के समीप स्थित है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में कारवाकी द्वारा दान दिए गए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला जो है वह है रुम्बिनदेही का या लुम्बिनी। यह लुम्बिनी में है रुम्बिनदेही। यह नेपाल की तराई में स्थित है। अशोक ने यहाँ पर टैक्स यानी कर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था तथा बलि नामक धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। अगला जो है निगाल सागर, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। अशोक ने यहाँ कनकमुन के स्तूप का संवर्धन करवाया था। अब अगला है जो है ताम्रलेख, तो पहला है सोगौरा यानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। इस ताम्रलेख में अकाल के समय राजकीय अन्न भंडार के अन्न वितरण का उल्लेख मिलता है। अगला जो स्थान है महास्थान या पुण्यनगर, जो कि बोगरा जिला पश्चिम बंगाल में है। इस ताम्रलेख से भी अकाल के समय राजकीय अन्न भंडार से अन्न वितरण का उल्लेख मिलता है। अगला जो है यह गुहा लेख है, तो मौर्य काल में पहली बार पाषाण को काटकर गुहाएं बनाए गए हैं और इन्हें धार्मिक व्यक्तियों को प्रदान की गई है। अशोक ने बिहार में बराबर की पहाड़ी खालवाटिक में अपने राज्याभिषेक के पश्चात 3 गुफाएं बनवाई थी। पहली गुफा का नाम है सुदामा, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनाई गई थी। दूसरी है कड़ चोपड़ी या राज्याभिषेक के 19वें वर्ष और तीसरी है विश्व चोपड़ी या राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। और दान में सुदामा और कड़ चोपड़ी जो है यह आजीव संप्रदाय ने इसको दान में दिया था और जो विश्व झोपड़ी है यह स्वयं के पास रखा अशोक ने। यानी अशोक ने सुदामा और कड़ चोपड़ी जो गुफा है यह आजीव संप्रदाय को दान किया था और स्वयं के पास विश्व झोपड़ी रखा है। दशरथ की उपाधि थी देवाराम प्रिय। यह अशोक का पौत्र था। इसने भी बिहार के नागार्जुनी पहाड़ी पर
3 गुहाएं बनवाई। जो पहली गुहा का नाम है गोपी, दूसरी का लोमहर्षि और तीसरी का नाम मर्थिक। यह भी आजीव संप्रदाय को दान में दे दिया था। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का ये पहला भाग समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट फिर आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।